हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने 50 नंबर तक के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था, बेसिक फिज़िक्स के और रेडिएशन फिज़िक्स के। 16 नंबर से जो है हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हमारी ये सारी स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ठीक है, पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन। पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो है ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन का नहीं, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का प्रोडक्शन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ये हमारा एटम है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये हमारे शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये हमारी के शेल है, ये हमारी एल शेल है, ये हमारी एम शेल है। तो फोटोन आता है और के या फिर एल शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है, बाहर डिसलॉज कर देता है, बाहर निकाल देता है। और फिर जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आके इस वैकेंसी को फिल करता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वैकेंसी को आके फिल कर रहा है, तो इन दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब कि के शेल और एल शेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ जो इन दोनों के बीच की जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है वो हमें किसके रूप में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, वो हमें मिलता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन मिल रही है, ना कि ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन मिल रही है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन्स द एनर्जी ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल फोटोन एनर्जी। तो ये वाली क्या है हमारी, इनकरेक्ट है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कोई भी स्कैटर्ड फोटोन का प्रोडक्शन नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, कोई भी स्कैटर्ड फोटोन का प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सरे पासिंग थ्रू बेरियम कॉज ग्रेटर स्कैटर देन दोज पासिंग थ्रू द ह्यूमन टिश्यूज। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर जो होता है उसकी क्यूब के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी की क्यूब के। तो एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। अब जो हमारा बेरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा ह्यूमन टिश्यूज़ जो होते हैं उससे क्या होता है, कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 और ह्यूमन टिश्यूज़ का होता है लगभग 7.24, इतना कुछ होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बेरियम का, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बेरियम जो होगा उसके अंदर ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ज़्यादा रेडिएशन का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि स्कैटर रेडिएशन भी क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और वो जब पेशेंट से एग्जिट करती है तो वो स्कैटर का काम करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इजेक्शन ऑफ अ के शेल इलेक्ट्रॉन बाय इंसिडेंट फोटोन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एन ओगर इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब के शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर निकलता है इंसिडेंट फोटोन की वजह से, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो ओगर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन नहीं होता। जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में भी ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करी। तो ओगर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन जो होता है वो होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन का। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ओगर इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड एज एन इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? अब आप बोल रहे हो कि पिछले स्टेटमेंट में तो बोला ओगर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें बोल रहे हैं होता है। तो ये इसलिए क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का जो प्रोडक्शन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का प्रोडक्शन हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है वो इमीडिएटली जो आसपास का जो मटेरियल है जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुई है वहाँ पे क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और उससे क्या होगा कि वो फर्दर इजेक्ट करती है लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम बोलते हैं ओगर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये हमारा एटम है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था जिसको हमने बोल दिया यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी खाली हुई, पिछले इलेक्ट्रॉन ने नेक्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ने आके इसको फिल किया, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है ये पूरा हमारा मटेरियल है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का प्रोडक्शन हुआ है। अब ये जो दूसरा आइटम होगा, दूसरा जो मटेरियल प्रेजेंट होगा वहाँ उनसे जो है जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है वो क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, ठीक है।
और फिर क्या करेगी, लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगी, उसको हम बोलते हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन। ये जो डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑगर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है हमारा, प्रोडक्शन हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन के अंदर ऑगर इलेक्ट्रॉन का। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कंसर्निंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीन्यूएशन, ये इनके अंदर जो फैक्टर्स एटीन्यूएशन को अफेक्ट करते हैं उनके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इन मटेरियल विद अ लो एटॉमिक नंबर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिजल्ट इन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ऐसा मटेरियल जिसका एटॉमिक नंबर लो होता है उसके अंदर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगी लो एटॉमिक नंबर के मटेरियल में, उसकी जो फोटोन की एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, लो होगी, और इमीडिएटली जो मटेरियल है वो उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है जो कि बाइंडिंग एनर्जी की वजह से बाइंडेड है के शेल, एल शेल, एम शेल के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए हमें इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जैसे कि टंगस्टन है, उसकी जो के शेल की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है हमारी 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमने 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वहाँ पे दी, फोटोन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अगर 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुई तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन वहाँ पे अकर नहीं होगा। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एन इंक्रीज इन इंसिडेंट फोटोन एनर्जी रिजल्ट्स इन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स विद लोअर पेनिट्रेशन। स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट फोटोन एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा उसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी को हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे को रिकॉइल इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, रिड्यूसिंग द ट्यूब वोल्टेज रिजल्ट इन लेस स्कैटर रीचिंग द फिल्म। ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्यूब वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे जो फोटोन की एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। वोल्टेज को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो वो फोटोन की जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और फोटोन की एनर्जी रिड्यूस होने से क्या होता है, फोटोन की एनर्जी रिड्यूस होने से हमें दो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है कि जो साइडवेज स्कैटर होगा वो क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा, और फॉरवर्ड स्कैटरिंग जो होगी वो कम होगी टुवर्ड्स द फिल्म। वोल्टेज कम करेंगे तो वोल्टेज कम करने से फोटोन की जो एनर्जी होगी वो भी हमारी कम होगी। अब इसकी वजह से हमें दो इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला, साइडवेज स्कैटर जो होगा हमारा, साइडवेज स्कैटर जो होगा वो ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड स्कैटरिंग जो होगी वो हमारी कम होगी, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो स्कैटर रेज होगी वो क्या होगी हमारी, लेस पेनिट्रेटिंग होगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी कम है, फोटोन की एनर्जी कम, तो स्कैटर रेज जो होगी वो भी हमारी क्या होगी, लेस पेनिट्रेटिंग होगी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कब, जब हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, फोटोन एनर्जी भी रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से साइडवेज स्कैटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग हमें कम देखने को मिलती है, और स्कैटर रेज जो होती है वो लेस पेनिट्रेटिंग होती है। तो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं दोबारा से, रिड्यूसिंग द ट्यूब वोल्टेज रिजल्ट इन लेस स्कैटर रीचिंग द फिल्म। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि वोल्टेज को रिड्यूस करने से जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट के लिए करेक्ट है, ट्रू है, वो हमें बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी, फोटो इलेक्ट्रिक लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोन एनर्जी, ठीक है।
पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होता है वो फोटोन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे फोटोन एनर्जी जो होती है वो रिड्यूस होती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एनर्जी की क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, तो ये इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। टोटल लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये वाली तो करेक्ट है कि जो टोटल लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होता है वो फिजिकल डेंसिटी पे मटेरियल, जो फिजिकल डेंसिटी होती है मटेरियल की वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो फिजिकल डेंसिटी होती है वो कॉम्पटन इफेक्ट को भी इन्फ्लुएंस करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखते हैं। कॉम्पटाउंड लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कॉम्पटाउंड लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होता है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है एटॉमिक नंबर के। क्यों? क्योंकि ये तो इंट्रैक्शन करता है किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर की क्यूब के। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। कॉम्पटाउंड लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्पटाउंड इफेक्ट की वो प्रोपोर्शनल होती है फिजिकल डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कंसर्निंग एब्जॉर्प्शन एजेस, जो हमारी एब्जॉर्प्शन एजेस होती है उससे रिलेटेड जो है हमारी स्टेटमेंट्स है 5, और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है हमारी की एज बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर देन द ले एल एज बाइंडिंग एनर्जी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है के शेल की, फिर उसके बाद होती है एल शेल की, फिर एम की, फिर एन की। ठीक है, जितना ज़्यादा हम दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। बिटवीन द के शेल एंड एल शेल द इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक एटीन्यूएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोटोन एनर्जी। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी वो क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फोटोन एनर्जी जो है, फोटोन की एनर्जी को हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, फोटोन की एनर्जी को जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एटीन्यूएशन जो है हमारा डिक्रीज़ होगा के शेल और एल शेल के अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के क्यूब के, और एनर्जी के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक एटीन्यूएशन जो होगा वो फोटोन की एनर्जी के साथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, रिड्यूस होगा, इसलिए ये वाली इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर टंगस्टन द के शेल बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 74 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इनकरेक्ट है। 74 तो टंगस्टन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जो के शेल बाइंडिंग एनर्जी होती है टंगस्टन की वो होती है हमारी 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। There is a sudden increase in attenuation when photon energy reaches L shell binding energy। ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब फोटोन एनर्जी जो है वो जब वो पहुंचती है किसके, जब वो जो फोटोन एनर्जी जो है हमारी वो के शेल की या एल शेल की बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है, तो उस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सडन इंक्रीज हमें देखने को मिलता है एटीन्यूएशन में। तो ये वाली स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है, ये वाली इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन चूजिंग अ फिल्टर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट द पीक ऑफ द एक्सरे स्पेक्ट्रम लाइज ऑन द हाई एनर्जी साइड ऑफ इट्स एब्जॉर्प्शन एज। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम फिल्टर को चूज़ कर रहे हो तो जो पीक है एक्सरे स्पेक्ट्रम की वो हाई एनर्जी साइड जो है एब्जॉर्प्शन एज की उसकी तरफ लाई करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू मटेरियल्स एंड एटीन्यूएशन। इनमें से मटेरियल और एटीन्यूएशन के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। फॉलोइंग द कॉम्पटन इफेक्ट वेवलेंथ चेंज ऑफ द एक्सरे फोटोन डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल।
ये क्या है हमारी गलत है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो तो एटॉमिक नंबर के इंडिपेंडेंट होता है। क्यों क्यों इंडिपेंडेंट होता है एटॉमिक नंबर के? क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है उसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है फोटॉन्स का वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम एटॉमिक नंबर में काउंट नहीं करते। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन इज द प्रीडोमिनेटिंग मोड ऑफ इंटरेक्शन इन मोडेलिटीज यूजिंग हाई एनर्जी फोटॉन्स। ये वाली गलत है। अभी मैंने बताया आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा जब हमारी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो प्री डोमिनेटिंग कब होगा? जब एनर्जी कम होगी, ना कि एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लो एनर्जी फोटॉन्स में प्री डोमिनेटिंग होता है ये। हाई एनर्जी फोटोन जो होता है उसके ऊपर कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो प्री डोमिनेट करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी? इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट इज द प्री डोमिनेटिंग मोड ऑफ इंटरेक्शन इन सॉफ्ट टिश्यूज। ये बोल रहा है कि क्या कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो प्री डोमिनेटिंग होता है, मतलब कि मेन मोड ऑफ इंटरेक्शन होता है सॉफ्ट टिश्यूज में। तो बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो लो एटॉमिक नंबर के मटेरियल में, जैसे कि एयर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर, और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर जो है ये प्रीडोमिनेट करता है, उनके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन इज द प्रीडोमिनेटिंग मोड ऑफ इंटरेक्शन इन एयर। ये वाली गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एयर के अंदर प्रीडोमिनेटिंग मोड नहीं होता, एयर के अंदर होता है हमारा कॉम्पटन इंटरेक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमें ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल के अंदर, जैसे कि हमारे हो गए कॉन्ट्रास्ट मीडियम हो गया, लैड हो गया, वहाँ पे हमें प्रीडोमिनेटिंग इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट इज द प्रीडोमिनेटिंग मोड ऑफ इंटरेक्शन इन कॉन्ट्रास्ट मीडियम। ये वाली भी गलत है। कॉन्ट्रास्ट मीडियम के अंदर जो प्रीडोमिनेटिंग मोड ऑफ इंटरेक्शन होता है वो होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रिगार्डिंग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड स्टेटमेंट से इनमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है वही हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पॉजिट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट रिजल्ट फ्रॉम रेडियोएक्टिव डीके। ये वाली गलत है। क्यों? क्योंकि पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होते, पॉजिट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिवली चार्ज होते हैं हमारे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। बीटा पार्टिकल्स कैन आयनाइज एटम। बीटा पार्टिकल आयनाइज कर सकता है एटम को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव डीके होने की वजह से हमें मिलते हैं क्या? बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? आयनाइज कर सकते हैं एटम को। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। कोलिजन ऑफ टू पॉजिट्रॉन्स रिजल्ट इन 2 गामा फोटॉन्स ईच विद 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 2 पॉजिट्रॉन की कोलिजन की वजह से गामा फोटॉन्स का प्रोडक्शन नहीं होता। जब पॉजिट्रॉन जो है हमारा, पॉजिट्रॉन जो है जब इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कोलिजन करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ जब उसका इलेक्ट्रॉन के साथ जब टकराता है तो 2 गामा फोटॉन्स का प्रोडक्शन होता है 180 डिग्री पे। ठीक है, और दोनों की एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये प्रोसेस हमें किस में देखने को मिलता है? पैट स्कैन में। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी? इनकरेक्ट है। सी वाली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन का इंट्रैक्शन नहीं होता, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन होता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द रेंज ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल डेंसिटी। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो मटेरियल डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन बायोलॉजिकल डैमेज ऑफ टिश्यूज़। बिल्कुल सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बायोलॉजिकल डैमेज करते हैं टिश्यूज़ का, तो ये भी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू फिल्ट्रेशन। जितनी भी स्टेटमेंट है फिल्ट्रेशन से रिलेटेड, और इनमें से कौन सी फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, वो हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द एम ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू मेक द बीम इंटेंसिटी मोर यूनिफॉर्म बाय रिमूविंग द हाई एनर्जी एक्सरेज। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का एम होता है कि जो बीम इंटेंसिटी है उसमें से, जो बीम है हमारी उसमें से हाई एनर्जी को नहीं, लो एनर्जी की जो बीम है, लो एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं उनको रिमूव करना, ताकि क्योंकि जो लो एनर्जी के जो फोटॉन्स होते हैं वो पेशेंट की जो डोज होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं और इमेज के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। इसलिए फिल्ट्रेशन का एम होता है कि लो एनर्जी के फोटॉन्स को
एब्जॉर्ब करवाना। अगला देखते हैं, द ट्यूब हाउसिंग एट एज अ वैल्यूएबल फिल्टर। जो ट्यूब हाउसिंग होता है क्या वो वैल्यूएबल फिल्टर का काम करता है? बिल्कुल फिल्टर का काम करता है। जो ट्यूब हाउसिंग होती है हमारी वो किसका काम करता है? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन का काम करता है। ट्यूब हाउसिंग के अलावा जो हमारा एक्सरे ट्यूब के पार्ट होते हैं जैसे कि इंसुलेटिंग ऑयल, ग्लास, और जो टारगेट खुद जो होता है वो भी फिल्टर का काम करता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट क्या है हमारी? द प्रीडोमिनेंट एटीन्यूएशन प्रोसेस इन अ फिल्टर शुड बी फॉलो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। जो प्रीडोमिनेंट एटीन्यूएशन प्रोसेस जो होता है हमारे फिल्टर में वो मेनली क्या होना चाहिए? हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो ये वाली भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके? फोटोन एनर्जी के। तो क्या होगा कि जितनी मतलब कि फोटोन एनर्जी जितनी कम होगी, ठीक है, तो लो एनर्जी के फोटोन्स को तो क्या कर लिया जाएगा? कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एट 80 kVp पे हाफ वैल्यू लेयर ऑफ अ बीम विद 2.5 mm एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन इज टिपिकली मेजर्ड एट 2 to 3 एल्यूमिनियम। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। 80 kV अगर है हमारा तो हाफ वैल्यू लेयर जो होगी बीम की 2.5 mm एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन के साथ वो होगी हमारी 2 to 3 mm एल्यूमिनियम। और जो हमारा टोटल फिल्ट्रेशन होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके? इनहेरेंट। जो हमारा टोटल फिल्ट्रेशन होता है वो होता है बराबर एडेड फिल्ट्रेशन के प्लस इनहेरेंट फिल्ट्रेशन के। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द थिकनेस ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे बीम बाय अ फैक्टर ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द एल्यूमिनियम नीडेड टू हैव द सेम इफेक्ट। ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर कॉपर जो होता है उसका क्या है? हमारा हाई एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम से, तो फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी भी ज़्यादा किसकी होगी? हमारी कॉपर की होगी। तो कॉपर की थिकनेस अगर हम कम लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो कॉपर की थिकनेस हमें कम रिक्वायर्ड होगी एल्यूमिनियम से। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? हमारी इनकरेक्ट हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कंसर्निंग द इफेक्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम। इट का मतलब क्या है यहाँ पे? फिल्ट्रेशन, मतलब कि फिल्ट्रेशन इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का मतलब होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम। कितनी एनर्जी जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में पास कर रही है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द बीम बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारी इनकरेक्ट है। तो ये इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं करती है, इंटेंसिटी को क्या करती है? रिड्यूस करती है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट इंक्रीजेज द हाफ वैल्यू लेयर ऑफ द बीम। ये क्या करती है? हाफ वैल्यू लेयर को इंक्रीज करती है। तो ये वाली करेक्ट है कि फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमारी हाफ वैल्यू लेयर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? कि फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है? हमें बीम हार्डनिंग देखने को मिलती है। बीम हार्डनिंग का मतलब क्या है? कि लो एनर्जी फोटोन्स जो हो गए हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इफेक्टिव एनर्जी जो होगी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इफेक्टिव एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो मोर पेनिट्रेटिव बीम बन जाएगी। हमारी बीम की जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी मतलब कि हाफ वैल्यू लेयर उतनी ज़्यादा। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन जो होता है वो हाफ वैल्यू लेयर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, फिल्ट्रेशन रिड्यूसेस द पीक फोटोन एनर्जी। ये इनकरेक्ट है। फिल्ट्रेशन पीक फोटोन एनर्जी को रिड्यूस नहीं इंक्रीज करता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन ने लो एनर्जी फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एवरेज एनर्जी जो होगी फोटोन्स की वो क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, फिल्ट्रेशन रिड्यूसेस द इफेक्टिव फोटोन एनर्जी। ये भी गलत है। फिल्ट्रेशन जो होता है वो इफेक्टिव फोटोन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता, इफेक्टिव फोटोन एनर्जी को इंक्रीज करता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, फिल्ट्रेशन इंक्रीजेज स्किन एग्जिट एंट्री डोज रेशो। ये वाली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन जो होता है वो रिड्यूस कर देता है स्किन डोज को, ठीक है, तो जो एग्जिट और एंट्री डोज का जो रेशो है वो क्या हो जाता है? हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाली करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 की पहली स्टेटमेंट है हमारी। सबसे पहले देखते हैं 24 क्वेश्चन बोल क्या रहा है। डिक्रीजिंग द ट्यूब वोल्टेज रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम ट्यूब वोल्टेज जो है, ट्यूब का जो वोल्टेज है
मतलब कि कैथोड और एनोड के बीच में जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उन दोनों, वो जो वोल्टेज है अगर उसको हम डिक्रीज़ करते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ट्यूब वोल्टेज को डिक्रीज़ करने पे। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग विद द टारगेट। तो वोल्टेज जो होता है, अगर हम वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो इससे नंबर ऑफ फोटोन जो टारगेट पे कोलाइड करेंगे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो ट्यूब करंट है वो किससे कंट्रोल होता है, हमारा फिलामेंट वोल्टेज से, ना कि ट्यूब वोल्टेज से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करते हैं टारगेट को वो डिपेंड करते हैं ट्यूब करंट के ऊपर, ठीक है, फिलामेंट वोल्टेज के ऊपर, ना कि ट्यूब वोल्टेज के ऊपर। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिड्यूसेस द फोटोन फ्लुएंस। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। ट्यूब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो फोटोन फ्लुएंस भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा? जैसे कि मान लो कि हम 10 mA और 90 kVp पे जो है रेडियोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 mA और 90 kVp पे जो फोटोन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे किससे, अगर हम 10 mA और 60 kV पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो मिली एम्पियर तो हमारा सेम है, लेकिन अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से हमारा क्या हो रहा है कि फोटोन फ्लुएंस जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। ये क्या है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिड्यूसेस द बीम इंटेंसिटी। मतलब कि अगर हम ट्यूब वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, ट्यूब वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो बीम इंटेंसिटी भी क्या होगी, हमारी रिड्यूस होगी। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। क्योंकि बीम इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू दी पर यूनिट टाइम, ये होता है हमारा बीम इंटेंसिटी। और वो ट्यूब वोल्टेज रिड्यूस होगा तो बीम इंटेंसिटी भी क्या होगी, हमारी रिड्यूस होगी। फोटोन फ्लुएंस भी रिड्यूस होगा, बीम इंटेंसिटी भी रिड्यूस होगी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ हाफ वैल्यू लेयर फॉर अ गिवन मटेरियल। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। ट्यूब वोल्टेज को डिक्रीज करने से हाफ वैल्यू लेयर जो होगी हमारी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी जो होगी फोटोन्स की इंक्रीज होगी, तो हाफ वैल्यू लेयर क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन ये कब होगा, जब वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने पे हाफ वैल्यू लेयर डिक्रीज होगी, तो ये इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अटेन्यूएशन इंक्रीजेज मोर देन द रेट ऑफ कॉम्पटोन एटेन्यूएशन। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक अटेन्यूएशन जो होता है हमारा वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे हम वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉम्पटोन एटेन्यूएशन के कंपेरिजन में। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एक्सरे बीम इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ सोर्स। इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं किसको, एक्सरे बीम की इंटेंसिटी को एट अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ सोर्स। तो पहली स्टेटमेंट है हमारा कि अगर हम फिल्टर थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी एक्सरे बीम इंटेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, नहीं। फिल्टर थिकनेस को इंक्रीज करने से एक्सरे बीम इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। अगला है हमारा इंक्रीजिंग द ट्यूब करंट। ट्यूब करंट तो ट्यूब करंट जितना हम बढ़ाएंगे बीम इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये वाली करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी जो होती है हमारी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहा है कि एक्सरे बीम की इंटेंसिटी जो है हमारी इंक्रीज होनी चाहिए विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। डिस्टेंस इंक्रीज करने से इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। अगला है इंक्रीजिंग द ट्यूब वोल्टेज। ट्यूब वोल्टेज को जितना बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सरे बीम इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इंक्रीजिंग द ट्यूब वोल्टेज, जैसे जैसे ट्यूब वोल्टेज को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि टारगेट पे जाके कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो उनकी क्या एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से फोटोन बीम इंटेंसिटी जो है वो भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, रिड्यूसिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल। मतलब कि टारगेट मटेरियल जो है हमारा, जैसे कि टंगस्टन या फिर और कोई भी एटॉमिक नंबर का मटेरियल, अगर हम एटॉमिक नंबर जो है टारगेट मटेरियल का उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो एक्सरे बीम इंटेंसिटी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी, नहीं।
एक्सरे बीम इंटेंसिटी टारगेट मटेरियल के एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करने के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ना कि रिड्यूस होगी। तो ये क्या है, हमारी इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। रिगार्डिंग द एटम विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। एटम से रिलेटेड स्टेटमेंट है और हमें बताना है इनमें से एटम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मास नंबर होता है हमारा एटम के अंदर वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो ये वाली क्या है, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, पॉजिट्रॉन्स आर फाउंड विद इन द न्यूक्लियस। गलत। पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रेडियो एक्टिव डीके से मिलता है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इनर शेल इन्फ्लुएंसेस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एटम की वो इनर शेल पे नहीं डिपेंड करती, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एटम की वो डिपेंड करती है आउटर शेल पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो, वो किस पे डिपेंड करती है, आउटर शेल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, आउटर शेल के ऊपर डिपेंड करती है, जो हमारे वैलेंस शेल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, आउटर मोस्ट शेल विद इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस शेल। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आउटर मोस्ट शेल होती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। अगली स्टेटमेंट है हमारी, रेडियो एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये भी करेक्ट है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, रेडियो एक्टिव डीके करता है, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू एक्सरे प्रोडक्शन। इनमें से एक्सरे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट दी हुई है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द एक्सरे प्रोडक्शन वो क्या है, करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीजिंग द ट्यूब वोल्टेज इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन एट द टारगेट। जैसे जैसे हम ट्यूब वोल्टेज को बढ़ाएंगे हीट प्रोडक्शन जो है वो टारगेट के अंदर इंक्रीज होगा। तो ये वाली क्या है, हमारी करेक्ट है स्टेटमेंट। जैसे जैसे ट्यूब वोल्टेज को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होगी, और मेजोरिटी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, रिड्यूसिंग एक्चुअल फोकल स्पॉट रिड्यूसेस द हीट लोड ऑन द टारगेट। ये वाली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फोकल स्पॉट साइज जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है, अगर एक्चुअल फोकल स्पॉट का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमारी एक्सरेज आके स्ट्राइक कर रही हैं, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल फोकल स्पॉट। और जिस पार्ट में एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो बोल रहा है कि एक्चुअल फोकल स्पॉट को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो वो हीट लोड जो है टारगेट के ऊपर वो जो है रिड्यूस होगा। ऐसा नहीं होता, फोकल स्पॉट एक्चुअल फोकल स्पॉट को रिड्यूस करने से हीट लोड जो है वो टारगेट के ऊपर इंक्रीज होता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीजिंग द टारगेट एंगल इंक्रीजेज द टारगेट हीट रेटिंग फॉर अ गिवन इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। गिवन इफेक्टिव स्पॉट साइज, जैसे जैसे टारगेट एंगल को इंक्रीज करेंगे तो जो टारगेट हीट रेटिंग है गिवन इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज के लिए वो भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि टारगेट एंगल क्या होता है, टारगेट एंगल का मतलब है, टारगेट एंगल का मतलब होता है कि टारगेट जो है हमारा, जैसे ये हमारा टंगस्टन का टारगेट है, इसके बीच में और जो सेंट्रल फोटोन है हमारा, जैसे कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है, टारगेट ये हमारा टारगेट है इस तरीके से, और ये हमारा सेंट्रल फोटोन आके यहाँ पे टकरा रहा है। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं, टारगेट एंगल बोलते हैं। तो टारगेट एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द टारगेट एंड द सेंट्रल फोटोन बीम, ठीक है। और टारगेट एंगल को जैसे जैसे हम रिड्यूस करते हैं, टारगेट एंगल को जैसे जैसे हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, फॉर अ गिवन फोकल स्पॉट साइज, तो उससे क्या होता है, टारगेट एंगल को रिड्यूस करने से जो एरिया होता है, टारगेट एंगल जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा फोकल स्पॉट साइज जो होगी हमारी उतनी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी हीट रेटिंग जो होती है वो भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत है, ये मैंने आपको बता दिया।
अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीजिंग द टारगेट एंगल इंक्रीजेज द इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। टारगेट एंगल को इंक्रीज करने से इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज जो है हमारा इंक्रीज होता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, और रोटेटिंग एनोड कैन टेक अ हायर हीट लोड देन अ स्टेशनरी एनोड। ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी रोटेटिंग एनोड होती है उसके अंदर लार्जर एरिया पे जो है हमारा हीट लोड हीट जो होती है वो स्प्रेड होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28 पे। द न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, न्यूक्लियॉन्स के ऊपर बेस्ड हमारी स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम रिड्यूस फॉलोइंग बीटा पॉजिटिव डीके। तो न्यूक्लियॉन्स जो होंगे एटम के अंदर, जब अगर उनके अंदर अगर हमें बीटा पॉजिटिव डीके देखने को मिल रहा है तो न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर है वो हो जाएगा हमारा रिड्यूस। मतलब कि बीटा पॉजिटिव डीके अगर हो रहा है तो न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो न्यूक्लियॉन जो टर्म है वो डिस्क्राइब करती है किसको, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और पॉजिटिव बीटा डीके के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव बीटा डीके जो होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो हमारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो तो अनचेंज्ड है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो क्या है हमारे अनचेंज्ड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर न्यूक्लियॉन्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। न्यूक्लियॉन इन एन एटम आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ये भी इनकरेक्ट है। न्यूक्लियॉन जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम आर इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है। न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं मास नंबर के। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, न्यूक्लियॉन इन एन एटम में हैव अ नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियॉन्स के ऊपर क्या कभी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियॉन जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन हमारे पॉजिटिवली, न्यूट्रॉन जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी न्यूक्लियॉन जो है वो कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकता। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम अफेक्ट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, इसमें केवल हमारी लास्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी सब क्या है हमारे इनकरेक्ट है। तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 रिगार्डिंग फोटॉन्स। फोटॉन्स के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट दी है और बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है, एक्सरे फोटोन आर प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है हमारी, कोलिजन ऑफ अ पॉजिट्रॉन विद अ नेगेटिव बीटा पार्टिकल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गामा फोटॉन्स। अगर पॉजिट्रॉन जो है वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है तो उसकी वजह से हमें गामा फोटॉन्स देखने को मिलते हैं। ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पॉजिट्रॉन जो अब नेगेटिव बीटा पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा तो हमें गामा फोटॉन्स का प्रोडक्शन होता है विद 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच। 2 गामा फोटॉन मिलेंगे जिसकी एनर्जी होगी 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सरे फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। ये स्टेटमेंट भी हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन में हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स का प्रोडक्शन होता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, दे कैन बी स्कैटर्ड ओनली साइडवेज और बैकवर्ड फॉलोइंग कॉम्पटन एटीन्यूएशन। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि फोटोन जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि साइडवेज या फिर बैकवर्ड में ही, ठीक है, जो है स्कैटर हो। फोटोन जो है जरूरी नहीं है कि साइडवेज या फॉरवर्ड में ही इनकी स्कैटरिंग हो, किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो या तो साइडवेज में स्कैटर होंगे या फिर फॉरवर्ड स्कैटर होंगे। ठीक है, रिगार्डिंग फोटोन्स हमें बताना है कि फोटोन्स के पास क्या मास होता है। गलत, फोटोन्स के पास कोई भी मास नहीं होता, ये मासलेस और चार्जलेस होते हैं। अब इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बेस्ड है किसके ऊपर? रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट है हमारी रिगार्डिंग द रेडियो एक्टिविटी, डीके ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड विद अ न्यूट्रॉन एक्सिस produces a daughter nucleus with a high atomic number।
ऐसा रेडियो न्यूक्लियाइड जिसके अंदर एक्सिस न्यूट्रॉन्स है वो प्रोड्यूस करता है डॉटर न्यूक्लियस जिसका हाई एटॉमिक नंबर है। तो ये वाला हमारा करेक्ट है। ये जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली बात कर रहा है बीटा माइनस डीके के बारे में। बीटा माइनस डीके के अंदर क्या होता है, हमारा बीटा माइनस डीके में होता है जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर। अब प्रोटॉन के अंदर अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा जो है एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली बीटा माइनस डीके के बारे में बात कर रहे हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द रेट ऑफ डीके कैन बी इंक्रीज्ड बाय हीटिंग द रेडियो न्यूक्लियाइड। क्या हम रेडियो न्यूक्लियाइड को हीट करके रेट ऑफ डीके को इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो रेट ऑफ डीके होता है वो रेडियो न्यूक्लियाइड की प्रॉपर्टी होती है, रेडियो न्यूक्लियाइड के कैरेक्टरिस्टिक पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, हीट, केमिकल रिएक्शंस, इन सब फैक्टर से क्या होता है वो अनअफेक्टेड होता है। टेम्परेचर का, इन सब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता रेडियो न्यूक्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आइसोमर्स हैव द सेम हाफ लाइफ। ये गलत है। क्यों, क्योंकि आइसोमर्स की सेम हाफ लाइफ नहीं होती। आइसोमर्स जो होते हैं उनकी हाफ लाइफ, एनर्जी स्टेट जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन आइसोमर्स जो होता है उनका एटॉमिक और जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन हाफ लाइफ, एनर्जी स्टेट्स ये सब क्या होती है, डिफरेंट होती है आइसोमर्स की। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, डीके ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड with a neutron deficient produces a daughter nucleus with a low atomic number। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अंदर भी किसकी बात कर रहा है, इसके अंदर ये बात कर रहा है बीटा पॉजिटिव डीके की, जिसके अंदर क्या होता है, बीटा पॉजिटिव डीके को हम के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन रिड्यूस होगा तो एटॉमिक नंबर भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, और न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर जो हो रहा है हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन रिजल्ट्स इन एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड टू मास। पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन के अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो मास के अंदर कन्वर्ट होती है। ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन के अंदर एनर्जी मास में कन्वर्ट नहीं हो रही, मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन में क्या होता है कि जो पॉजिट्रॉन होता है वो हमारा कोलाइड करता है नेगेटिव चार्ज के साथ कोलाइड करके क्या बनाता है, दो गामा फोटॉन्स हमें मिलते हैं। ठीक है, दो पॉजिट्रॉन है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, दोनों कोलाइड करके क्या बना रहे हैं, दो हमें गामा फोटॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो मास जो है वो क्या दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, तो मास से एनर्जी में के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, ना कि एनर्जी से मास के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो के पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे, इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे। तो बेसिक और रेडिएशन फिजिक्स के जो है हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इसी तरीके से, क्योंकि जब हम इस टाइप से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। ठीक है, वो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन करना तो क्या है, बहुत ही ईजी होता है, कोई भी कर लेता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल की जो ये वीडियोज़ है वो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है सब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।